नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम जानेंगे मुंबई के धारावी इलाके की कहानी, जिसे एशिया की जो हमारा एशिया महाद्वीप है, जो दुनिया के सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, उस महाद्वीप में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के रूप में धारावी इलाका को हम जानते हैं। इसे भारत सरकार मॉडर्न सिटी बनाने के लिए कोशिश कर रही है। इसके मामले कोर्ट में भी गए थे। पिछले दिनों हमने इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन आज हम थोड़ा इसकी पूरी कहानी को जानेंगे। क्या है ये धारावी इलाका? आपको बता दें कि धारावी से संबंधित एक वेब सीरीज भी आई थी, जिससे क्राइम और क्रिमिनल दोनों को दिखाया गया था। प्रशासन वहाँ पहुँच जाए, यही सबसे बड़ी प्रशासन के लिए चुनौती होती थी। वहाँ से अपराधी को निकालना वो तो दूर की बात थी। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम यानी झुग्गी है और मुंबई के बिल्कुल बीच में बसे इस इलाके को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आकर प्रवासी बस गए हैं। धारावी सिर्फ एक बस्ती या इलाका नहीं, यह मुंबई की धड़कन के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो चकाचौंध भरी दुनिया का एक सच धारावी है। यहाँ घर को घर कहना भी शायद अतिशयोक्ति हो जाती है, क्योंकि 10 गुणे 10 फीट के मकान में 7-8 लोग ठूस ठूस के रहते हैं, परिवार का गुजारा करते हैं। बुनियादी सुविधाएं काश इस इलाकों को छू कर निकली होती। बेहिसाब भीड़ और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों ने तो धारावी के लोगों की औसत आयु 60 साल जो है उससे भी कम कर दी है, यानी कि लगभग 50 साल औसत आयु मान सकते हैं। यानी कि औसत आयु से भी 10 साल कम मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उतना प्रदूषण है, इतनी गंदगी है, जिसकी वजह से वहाँ लोगों की आयु घट रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस मुंबई को लोग समझते हैं कि वो एक स्वर्ग जैसा है, उस मुंबई में भी एक नर्क बसता है, और जो मुंबई के दिल की धड़कन भी कही जा रही है। यहाँ दिन रात मशीनें चलती हैं, सुइयाँ भागती हैं और हथौड़े चलते हैं। लगातार लोग यहाँ काम करते हैं, 24 घंटे यहाँ काम होता रहता है। यह करीब 600 एकड़ से ज़्यादा में फैला है। यहाँ 8 से 10 लाख लोगों की जनसंख्या बताई जाती है। 4 लाख लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व के हिसाब से रहते हैं और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक माना जाता है। साथ ही धारावी एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी का इलाका है, यानी कि स्लम एरिया है। मुंबई के बिल्कुल बीच में बसे इस इलाके को हम मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं। उसका कारण क्या है, हमने आपको बता ही दिया है। अब धारावी की झुग्गियों को हटाकर इलाके को मॉडर्न सिटी बनाने के प्लान पर सरकार काम कर रही है। इसके लिए अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इस डील के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 95,790 करोड़ रुपए की धारावी पुनर्विकास परियोजना DRP के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। 2025 जनवरी, ठीक है, केवल जनवरी 2025 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। जनवरी माह में काम शुरू होते ही लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, जिसका मकसद जनवरी 2032 तक धारावी को एक आधुनिक और शहरी क्षेत्र में बदलना है। हालांकि इसे लेकर लगातार विवाद भी हैं, स्थानीय लोगों की चिंताएं भी हैं, क्योंकि सबकी जमी जमाई एक तरह से देखी जाए तो वहाँ पे बिजनेस है, वहाँ पे बहुत तरीके के गैर कानूनी कार्य भी होते हैं। धारावी को साल 1880 के आसपास में बसाया गया था, जब अंग्रेज हुकूमत के अधीन था हमारा देश। ब्रिटिश शासन ने मुख्य शहर में कारखानों और उद्योगों को हटाने के लिए धारावी को बसाया और रोजगार की तलाश में देश भर से मजदूर जो आते थे वो यहीं आकर बस जाते थे, क्योंकि सारे कारखाने यहीं पर थे, तो काम भी वहीं करते थे और रहने की व्यवस्था भी वहीं हो जाती थी। वो कभी 7 द्वीपों का एक समूह हुआ करती थी। कौन? हमारी मुंबई। 17वीं सदी तक इन द्वीपों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। फिर पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रगंजा की शादी ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई। आपको सुनकर हंसी आएगी कि शादी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई दहेज में दे दिया। मुंबई को तब बॉम्बे कहा जाता था। शहर के ज़्यादातर टापुओं पर मछली पकड़ने का काम किया जाता था।
लिहाजा ब्रिटिश सरकार ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया ताकि वह अपना कारोबार चला सके। मुंबई के अलग अलग टापुओं में विभाजित होने की वजह से माल और लोगों के आवागमन में दिक्कत आती थी। एक से दूसरे टापू तक जाने के लिए बार बार नाव का इस्तेमाल करना पड़ता। टापुओं के बीच दलदली जमीन और घना जंगल था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टापुओं को जोड़ने का प्लान बनाया और साल 1708 में माहिम और सायन के बीच एक काजवे बनाया गया, मतलब पानी के ऊपर से गुजरने वाली सड़क जो दो टापुओं या दलदली जमीन को जोड़ती है, जिसे काजवे कहते हैं। इस काजवे के बगल में धारावी नाम की एक बस्ती तैयार कर दी गई। धारावी के दो मतलब हैं, एक खाड़ी के किनारे का इलाका और ढीली मिट्टी। धारावी शुरुआत में एक दलदली जमीन हुआ करता था। जंगल किनारे बसे इलाके में सबसे पहले कोली मछुआरे आकर बस गए। तब उनकी छोटी सी बस्ती थी और यहाँ कोलीवाड़ा बना, जो आज भी धारावी में मौजूद है। कौन? कोलीवाड़ा इलाका। आज जिसे हम धारावी के नाम से जानते हैं, उस इलाके को 19वीं सदी में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी ने शहर में शामिल किया। 20वीं सदी आते आते बॉम्बे एक बड़ा पोर्ट हो गया और देश की ट्रेड कैपिटल बन गया। शहर का विकास जरूरी था, लिहाजा शहर की सफाई को ध्यान में रखते हुए ऐसे तमाम धंधे जिनसे गंदगी प्रदूषण फैलती थी, सबके सब को वहाँ से बाहर किया गया, शहर से बाहर लाया गया। तब जाकर एक चमड़ा कारखाना खुला और धीरे धीरे धारावी चमड़े के कारोबार का मुख्य केंद्र बन गया। इसी वजह से धारावी को मलिन बस्ती भी कहा जाता है। चमड़े के कारखाने बनने के बाद यहाँ तमिलनाडु से कारीगर आए, जिनमें से ज़्यादातर को समाज में अछूत माना जाता था। इन लोगों ने धारावी में अपनी एक बस्ती बसाई। इसके बाद मिट्टी को तराशने वाले कुम्हार धारावी आकर बस गए। 1930 के दशक में गुजरात से कुम्हारों का एक बड़ा वर्ग, एक समूह मुंबई आता है और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1895 में 99 साल की लीज पर ज़मीन दी और उन्होंने धारावी में अपनी बस्ती बसाई, जिसे आज भी कुम्हारवाड़ा यानी कुम्हारों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। धारावी में लोगों की बेहिसाब भीड़ रहती है। यह दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले इलाकों में से एक है। इतने लोगों के यहाँ आकर बसने की सबसे बड़ी वजह थी काम और ज़मीन, जहाँ वे अपना जीवन यापन कर सकते थे। यहाँ ज़मीन बाकी मुंबई के इलाकों के मुकाबले बहुत सस्ती थी, लिहाजा काम की तलाश में मुंबई आने वाले लोग धारावी में बसते चले गए। 20वीं सदी की शुरुआत में तमिल चमड़ा कारीगर आए, फिर गुजराती कुम्हार आए। उत्तर प्रदेश से कढ़ाई और कपड़े सिलने वाले कारीगर भी यहीं आकर बसे। इसके बाद यहाँ रेडीमेड क्लॉथ का काम शुरू हुआ। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हिंदू शरणार्थी दिल्ली और मुंबई की तरफ कूच किए। जैसे शहरों में पलायन करके आए, उनमें से कई लोगों ने धारावी में पनाह ले ली। धीरे धीरे देश भर से काम की तलाश में आने वाले गरीब परिवार मुंबई आ रहे थे। गुजरात से लोग आ रहे थे, महाराष्ट्र के बाकी इलाकों से भी पलायन हो रहा था और सब के सब धारावी के भीतर समाते चले गए। धारावी आज़ादी के समय तक शायद देश की सबसे बड़ी झुग्गी बन चुकी थी, फिर भी लोगों का आना थमा नहीं। साल 1970 के दशक में महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाके जब भीषण सूखे की चपेट में आए, तो गांव के लोगों के पास अपना घर बार छोड़कर शहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। इसी तरह हजारों किसान मजदूर कारीगर धारावी आकर बस गए। बिहार और यूपी जैसे राज्यों से हजारों लोग मुंबई आए। मुंबई उनके लिए पैसे कमाने का एक साधन बना, काम और पैसा कमाने का ठिकाना बन चुका था। जैसे जैसे बाकी राज्यों के लोग यहाँ आते गए, वैसे वैसे धारावी में जगह कम पड़ती गई। पहले रेलवे लाइन के किनारे आबादी बसी, फिर खाली दलदली ज़मीन पर किसी ने अपनी झुग्गियाँ बना ली। लोगों को जहाँ भी सिर छिपाने के लिए जगह मिला, वहीं अपना आशियाना बना लिया। बगैर किसी प्लानिंग, बगैर किसी नक्शे के बिना इधर उधर फैलती धारावी का आकार बढ़ता चला गया। उसकी सूरत बदलती चली गई और साथ ही बढ़ती गई ढेर सारी चुनौतियाँ। बाहर की दुनिया वालों को धारावी शायद नरक जैसा लगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के सामने मुश्किलों का एक बड़ा सा पहाड़ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुसीबत है बेहिसाब जनसंख्या, वो भीड़ जो मुंबई की नसों में भरा हुआ है। भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई को कहा जाता है।
मुंबई शहर का औसतन जनघनत्व करीब 24,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 24,000 लोग रहते हैं, जिसको बहुत भीड़ वाला शहर माना जाता है। धारावी में आंकड़ा 1 से 2 लाख प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, यानी शहर के औसत से 4 गुना ज़्यादा। कुछ हिस्सों में तो यह घनत्व 4 लाख प्रति स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच जाता है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाके धारावी की गलियां इतनी सकरी हैं कि यहाँ एक बार में 2 लोग एक साथ गुजरना दूभर हो जाता है। कई गलियों में तो सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं। धारावी में सड़कें, नालियां, साफ सफाई सब खस्ता हाल है। ज़्यादातर नालियां और सीवर खुले हैं और बरसात में गलियां गटर में तब्दील हो जाती हैं। पीने के पानी की सप्लाई बहुत कम है। सुबह होते ही महिलाएं और बच्चों की लंबी लंबी लाइनें पानी के नलों पर लगती हैं। घंटों इंतजार के बाद कुछ ही लोगों को पानी मिल पाता है। नहाना, कपड़े धोना और बर्तन सफाई जैसे रोज़मर्रा के काम अक्सर घर के बाहर गलियों में किए जाते हैं। धारावी में टॉयलेट बहुत बड़ी समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक औसतन 500 लोगों के लिए एक टॉयलेट है। बहुत से लोग खुली नालियों या सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। इन हालात का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। गंदगी, भीड़ और साफ पानी की कमी के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलना आम बात है। हैजा, टीबी, टाइफाइड जैसी बीमारियों से अक्सर यहाँ के लोग पीड़ित रहते हैं। यही वजह है कि जहाँ भारत में औसत आयु 70 साल से ज़्यादा है, वहीं धारावी में 60 साल से भी कम हो जाती है। बाहर से देखने पर धारावी एक उलझा जाल सा लगता है। इसे सुलझाना भी मुश्किल है, क्योंकि धारावी को सिर्फ झुग्गी कहना इसकी पहचान को मिटाने के बराबर है। यह सिर्फ रहने की नहीं, बल्कि काम करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की भी जगह है। धारावी में चमड़े को सिलने का काम बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, यानी कि चमड़े का काम यहाँ पे होता है। और चमड़े के काम में गंदगी बहुत होती है, जिससे प्रदूषण भी बहुत फैलता है। एक अनुमान के मुताबिक धारावी में करीब 5,000 बिजनेस और 15,000 से ज़्यादा छोटी वर्कशॉप या कारखाने हैं, जिनमें ज़्यादातर घरों के अंदर ही चलते हैं। धारावी में हर साल हजारों करोड़ का कारोबार होता है। मुख्य तौर पर धारावी चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। पहले यहाँ का चमड़ा ब्रिटिश आर्मी के लिए जूते और साजो सामान बनाने के काम आता था। आज धारावी का अपना लेदर ब्रांड 90 फीट है, यानी कि 19 फीट है। ये एक ब्रांड का नाम है जो बेहतर क्वालिटी के जैकेट और पर्स के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन धारावी के कुम्हारवाड़ा में बनते हैं, जिनसे हजारों घरों की दिवाली रोशन होती है। पीढ़ियों से यहाँ कुम्हार मिट्टी को आकार देते रहे हैं। यूपी से आए कारीगरों ने यहाँ रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू किया था। आज भी यह धारावी का बड़ा उद्योग है। छोटी छोटी वर्कशॉप में कपड़े सिले जाते हैं, उन पर कढ़ाई होती है और यहाँ बने कपड़े देश विदेश में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। रिसाइकलिंग कर कबाड़ से सामान बनता है। जो कबाड़ इकट्ठे होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है और उससे नए नए सामान बनाए जाते हैं। यह धारावी की सबसे बड़ी पहचान है और इसे देश का रिसाइकलिंग हब भी कहा जाता है। रिसाइकलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई शहर का करीब 60% प्लास्टिक कचरा धारावी में ही रिसाइकिल होता है, यानी कि पूरे मुंबई शहर से अगर देखा जाए तो 60% कचरों को नष्ट करने का काम करता है। प्लास्टिक, लोहा, कांच, टिन, कागज़ और इलेक्ट्रॉनिक कचरा हर तरह का कबाड़ यहाँ आता है और प्रोसेस होता है। एक अनुमान के मुताबिक इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर $1 अरब यानी करीब 8,600 करोड़ से भी ज़्यादा है और यह करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि भविष्य की धारावी कैसी होगी। आज धारावी मुंबई की धड़कन बन चुकी है, जो कभी शहर किनारे पर बसी अनचाही बस्ती थी। धारावी की ज़मीन अब सोने की हो चुकी है और अब इस सोने को तराशने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा गया है। अब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या? धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के पास है। नवंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ की बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को हासिल किया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे NMDPL के नाम से जाना गया और बनाई गई। यही कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट का काम कर रही है।
इस कंपनी में अडानी ग्रुप की 80% हिस्सेदारी है और 20% खर्च महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी। इस प्रोजेक्ट को दुनिया की सबसे बड़ी शहरी कायाकल्प परियोजना और मुंबई को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में पहला कदम भी जाना जाता है या कहा जाता है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पूरा प्लान क्या है? पहले कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 621 एकड़ है। पुनर्वास योग्य क्षेत्र की बात करें तो 269.3 एकड़ यानी कि लगभग 43.4% पुनर्वास योग्य क्षेत्र है। 352 एकड़ यानी कि लगभग 56.6% क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। 26.8 एकड़ यानी कि 10% अतिरिक्त सुविधाओं के लिए छोड़ी गई है। 118.4 एकड़ यानी कि 44% विकसित करने योग्य जमीन और बिक्री क्षेत्र है। यूटिलिटी एरिया की बात करें तो 7.2 एकड़ है। पुनर्वास और नवीकरण क्षेत्र 116.6 एकड़ यानी कि लगभग 43.3% है। छोड़े गए इलाकों में कोलीवाड़ा, महिम, नेचर पार्क, टाटा पावर सेंटर, शमशान क्षेत्र, 2 रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे का इलाका शामिल है। इस इलाके में म्यूजियम, महिलाओं के लिए हॉस्टल, अस्पताल, सांस्कृतिक केंद्र, विद्यालय आदि शामिल हैं। इस इलाके में वर्षा जल निकासी, सीवर, केबल और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल की गई हैं। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्लान को हमने एक नज़र में जाना। अगर इसे आप डिटेल से जानना चाहें तो हम आपको बता दे रहे हैं। धारावी की कुल 621 एकड़ ज़मीन में से करीब 270 एकड़ ज़मीन पर रीडेवलपमेंट और पुनर्वास का काम होगा। इस 270 एकड़ में करीब 116 एकड़ में फ्लैट, दुकानें और कारखाने लगेंगे। बाकी के करीब 118 एकड़ को मार्केट में ओपन सेल के लिए रखा जाएगा। प्लान के तहत 50% से भी ज़्यादा ज़मीन करीब 352 एकड़ को रीडेवलपमेंट प्लान में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह ज़मीन रेलवे, नेचर पार्क और एयरपोर्ट के अधीन आती है। मास्टर प्लान में ग्रीन स्पेस को भी शामिल किया गया है। इसमें बड़े सिटी पार्क से लेकर छोटे कम्युनिटी प्ले ग्राउंड बनाए जाएंगे। इससे लोगों को घूमने टहलने के लिए खुली जगह मिल सकेगी। करीब 25 एकड़ के इलाके में म्यूजियम, महिलाओं के लिए हॉस्टल, अस्पताल, सांस्कृतिक केंद्र, स्कूल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2.5 से 3 लाख करोड़ आकी गई है। इसमें 25,000 करोड़ पुनर्वास यूनिट बनाने पर खर्च होंगे, लेकिन विवाद का मुद्दा फ्लैट पाने की योग्यताएं हैं। महाराष्ट्र के स्लम पुनर्वास कानून के तहत हर योग्य निवासी को धारावी में ही एक 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा, चाहे उसके पास पहले से कितनी भी झुग्गियां क्यों ना हो। यानी कि आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी रही होगी, आपको सिर्फ एक ही 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा। यानी कि वहाँ पे जिन्होंने कब्जा कर करके ज़मीनें बनाई थीं उनको भी 350 स्क्वायर फीट मिलेगा और जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको भी मिलेगा। यानी कि सभी को समान कर दिया गया है। चाहे उसके पास पहले से कितनी भी झुग्गियां हैं, योग्य निवासी यानी वो लोग माने जाएंगे जो साल 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में रह रहे हों। यानी कि लगभग 25 साल पहले से जो वहाँ रह रहे थे, जबकि 1 जनवरी 2000 से 2011 के बीच जिन्हें धारावी में बसाया गया उन्हें धारावी के बाहर 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा, जिसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा साल 2011 से 15 नवंबर 2022 के बीच धारावी में रहने वाले लोगों को अयोग्य माना जाएगा और उन्हें धारावी के बाहर किराए पर फ्लैट मिलेगा। 12 साल रहने के बाद वे उसके मालिक बन सकते हैं। किराए पर फ्लैट देने के लिए सरकार ने मुंबई के पूर्वी उपनगरों जैसे मुलुंड, कंजूर मार्ग और भांडुप में करीब 256 एकड़ सॉल्ट पैन जमीन NMDPL को देने की मंजूरी दी है। धारावी प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट पाने की 3 शर्तें हैं। NMDPL को 7 साल के अंदर धारावी करों के लिए घर बनाने और पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 17 साल का टाइम दिया गया है। इस पूरे रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान मशहूर आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने तैयार किया है और महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे की ज़मीन खरीद कर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया। धारावी के लोगों के मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर डर और कई सवाल हैं, जैसे क्या घर मिलेगा, किसे मिलेगा, योग्यता की शर्तें कौन पूरी करेगा, कट ऑफ डेट क्या होगी, जिनका नाम लिस्ट में नहीं आएगा उनका क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। सवाल सिर्फ छत का नहीं है। धारावी के लोगों के लिए झुग्गी सिर्फ घर नहीं बल्कि उनके जीने का सहारा है, क्योंकि उन्हें रहने के साथ साथ काम करने की जगह भी चाहिए। लाखों लोग यहीं छोटे मोटे कारखाने, वर्कशॉप और दुकानों से अपना घर चलाते हैं। क्या मॉडर्न सिटी से उन्हें लाभ होगा?
यानी कि मॉडर्न सिटी में उन्हें काम धंधे के लिए जगह मिलेगी या सब कुछ छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों का तर्क यह है कि धारावी के लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि बिल्डर्स को फ़ायदे पहुंचाने के लिए हो रहा है। इसी विरोध की वजह से धारावी में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से रीडेवलपमेंट चाहते हैं जिसमें उनके रोजगार का भी ध्यान रखा जाए। यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन और मकान की ही नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व की बनी हुई है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे या और भी बड़े लीडर इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पर धारावी को अडानी ग्रुप के हाथों में बेचने के आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सत्ता में आने पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रद्द करने का भी वादा किया है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने धारावी जाकर वहां लेदर का काम करने वाले कारीगरों से मुलाकात भी की थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि यह प्रोजेक्ट धारावी करों की भलाई के लिए है। उन्होंने दावा किया कि सरकार सभी को घर दे रही है। सरकारी नियमों के मुताबिक करीब 50% आबादी घर पाने के लिए योग्य नहीं है, बावजूद इसके उन्हें किराए पर उसी तरह का मकान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 साल तक मकान का किराया देने के बाद ऐसे लोग उसके मालिक बन जाएंगे। प्रोजेक्ट के पक्ष में एक दलील यह भी है कि इस विरोध सिर्फ बड़े बड़े गोदामों के मालिक कर रहे हैं। आम धारावी कर इसके पक्ष में है क्योंकि वह झुग्गी से निकलना चाहते हैं। धारावी का रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अडानी ग्रुप के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार इस मॉडर्न सिटी के काम में सफल होती है तो यह वाकई में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला काम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस प्रोजेक्ट के सभी स्टेक होल्डर्स की शिकायतों को दूर करना भी जरूरी है ताकि किसी के घर के साथ रोजी रोटी पर संकट न आ पाए। धारावी सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में नहीं बल्कि सिनेमा के पर्दे पर भी दिखती है। इनमें ऑस्कर विनर फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर सबसे प्रमुख है। साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म ने ऑस्कर प्राइज जीता और 8 अकादमी पुरस्कार भी शामिल किए। फिल्म का गाना जय हो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। यह फिल्म एक झुग्गी झोपड़ी के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो कौन बनेगा करोड़पति शो में आता है और 2 करोड़ रुपए का इनाम जीतता है। यह फिल्म उस झुग्गी झोपड़ी के काले सच को दिखाती है जिस पर भ्रष्ट लोगों का कब्जा है। हाल ही में MX प्लेयर की सीरीज धारावी बैंक, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की, माफिया सरगना थलाइवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया है और जो धारावी बैंक से अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। थलाइवन अपराध सिंडिकेट धारावी बैंक का मुखिया है और मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी पर राज करता है। झुग्गी बस्ती पर उसकी पकड़ को मुख्यमंत्री जानवी सुर्वे खतरा मानती हैं और थलाइवन के साम्राज्य को गिराने के लिए एक साहसी अधिकारी नियुक्त करती हैं। कहानी इसी प्लांट के आसपास घूमती रहती है। इसके अलावा देसी हिप हॉप पर बनी फिल्म गली बॉय धारावी की एक अलग तस्वीर को बयां करती है। यह म्यूजिकल फिल्म एक युवक मुराद के इर्द गिर्द घूमती हुई है जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है, जो अपने रैप गानों से सामाजिक चुनौतियों का सामना करके अपनी पहचान बनाता है। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित यह फिल्म धारावी की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के जीवन को दिखाने की कोशिश करती है। यह फिल्म देश की तरफ से ऑफिशियली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसी तरह रजनीकांत अभिनीत फिल्म काला बताती है कि कैसे माफिया गिरोह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का जीना मुश्किल बना रहे हैं। कहानी का हीरो करिकालन एक गॉड फादर की तरह है जो अक्सर झुग्गी बस्ती के लोगों की रक्षा करता है। साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में हुमा कुरैशी और नाना पाटेकर ने भी अहम रोल निभाया। इसके अलावा सलाम बॉम्बे जैसी कल्ट फिल्म भी धारावी की कहानी को बयां करती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो धारावी से जुड़ी हैं। धारावी एक ऐसा रहस्य है जिसको जान पाना आपके बस की या हमारे बस की बात नहीं है। वहाँ रोज़ एक नई कहानी बनती है। बिजनेस, रोजगार, अपराध, भ्रष्टाचार, प्रदूषण सभी चीज़ों से लबालब है और सरकार अब इसको बदलकर एक स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है। खैर, विरोध तो होगा, जब भी कुछ नया होता है तो उसका विरोध होता है। तो इस विरोध को सहने की क्षमता हम भारतीयों में है। पहले हमने मुगलों को सहा और फिर अंग्रेज़ों को सहा। ऐसे ही सरकारों द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिनको सहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बदलती हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि धारावी बदल कर कैसी होगी। ठीक है, जो युवा हमें सुन रहे हैं वो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में एक बार धारावी जाकर जरूर घूमें और वो देखें कि क्या धारावी बदली जैसा हमने
आज पढ़ा, सुना और जाना। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े जाएं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। और हाँ, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें।